प्रिय भाई बहनों, आज की वीडियो में हम सभी कक्षा 9 भूगोल विषय के अंतर्गत पाठ 2 भारत के भौतिक स्वरूप का अध्ययन कर रहे हैं। भाई बहनों, इस पाठ का वीडियो मैंने पहले जारी किया है, जिसमें आपको भारत के भौगोलिक संरचना, पृथ्वी की भौगोलिक संरचना, उसकी बनावट, उसकी उत्पत्ति के बारे में विस्तार से समझाया है, जिसको आपको समझ में आया होगा। आज का वीडियो भारत के धरातल की प्राकृतिक बनावट के बारे में है। भाई बहनों, हम सभी जानते हैं भारत के उत्तर में एक ऊंचा पर्वत हिमालय है। भारत के हिमालय पर्वत के दक्षिण में एक मैदान है, विशाल मैदान। उसके दक्षिण में एक पठार है और पठारों के पूर्व में, पठारों के पश्चिम में समुद्र से सटा हुआ विस्तृत मैदान है, जो समुद्र की लहरों से और नदियों से बना हुआ है। इसके पश्चात हम सभी जानते हैं कि भारत के पश्चिम में एक मरुस्थल है। तो ये भारत की 5 प्राकृतिक भौतिक स्वरूप हैं, जिसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। भाई बहनों, भारत के कुल 11% भूभाग पर ऊंचे ऊंचे पर्वत पाए जाते हैं। 18% भूभाग पर छोटी छोटी पहाड़ियां हैं और 28% भाग पर पठार हैं, तथा जितने और शेष बचते हैं 43% भूभाग पर विस्तृत मैदान है। भाई बहनों, जो हिमालय पर्वत उत्तर में आपको दिखता है, यहां पर इस हिमालय पर्वत की उत्पत्ति ऐसे नहीं हुई है। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति, जो मैंने बताया, भूगर्भिक जो बल है, जो पृथ्वी पर 2 बल कार्य करते हैं, एक आंतरिक बल, एक बाह्य बल। तो पृथ्वी का जो आंतरिक बल है, जो अंदर से कार्य करता है, उसके कारण, प्लेटों के टकराव के कारण और इस हिमालय की उत्पत्ति हुई है। हिमालय पर्वत यहां पर ऐसे तलवार के चाप की तरह अर्धचंद्राकार के रूप में यह विस्तृत है। ये पामीर की गांठ है, इसको पामीर की गांठ कहते हैं। ये दुनिया की छत कहलाता है। भाई बहनों, आजकल ये तिब्बत में है। तिब्बत भारत का अंग था, जैसा कि मैंने इसके पूर्व पढ़ाया है। तो ये भारत का ही एक अंग था तिब्बत। इसे दुनिया की छत, रूफ ऑफ वर्ल्ड कहते हैं, जिसकी ऊंचाई 6100 मीटर है। समुद्र तल से जिसकी ऊंचाई 6100 मीटर है। ये पहाड़ों की गांठ जिसको कहते हैं, पहाड़ों का मूल कहते हैं, पामीर की गांठ कहते हैं। यहां से पश्चिम में हिंदुकुश पर्वत, इसके पश्चात यहाँ सुलेमान पर्वत। सुलेमान पर्वत का अधिकांश विस्तार पाकिस्तान में, हिंदुकुश पर्वत का अधिकांश विस्तार तिब्बत और फिर अफगानिस्तान में। कुनलुन पर्वत श्रेणी तिब्बत में, कुनलुन पर्वत तिब्बत में, जास्कर पर्वत भारत में, पीर पंजाल पर्वत भारत में। ऐसे अनेक पर्वत ये हिमालय की उत्पत्ति से पूर्व विद्यमान थे, जिसको हम अगर हिमालय को अगर बांटते हैं तो हम इसको ट्रांस हिमालय कहेंगे। जैसा कि एक रेखा चित्र हम बना रहे हैं, ये हिमालय का भाग है, ये ट्रांस हिमालय है, जो प्राचीन हिमालय इसको कहते हैं। इसके बाद सबसे ऊंची चोटी ये बृहद हिमालय कहलाती है। इसके बाद ये लघु हिमालय और ये शिवालिक श्रेणी, इसको ट्रांस हिमालय कहेंगे। इसको उच्च हिमालय हिमाद्री श्रेणी, उच्च हिमालय, ये लघु हिमालय और ये शिवालिक श्रेणी। तो जो ट्रांस हिमालय है, ये पहले हिमालय, इन सब की उत्पत्ति नहीं हुई थी। उच्च हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक श्रेणी की उत्पत्ति नहीं हुई थी, तब भी ये ट्रांस हिमालय पहले से विद्यमान था। और ये पामीर की गांठ, ये इसी से सब जुड़े हुए थे। इसे रूफ ऑफ वर्ल्ड कहते हैं। और हिंदुकुश पर्वत
इधर पश्चिम में सुलेमान पर्वत पश्चिम में, जास्कर पर्वत की पंजाब पर्वत पानी घाट की दक्षिण में और कुंडल पर्वत और पूर्व में विद्यमान थे। आज जहां हिमालय पहला हुआ है, ये पहले यहाँ कैथिस नाम का उपला सागर था, कैथिस नाम का उपला सागर था। और कैथिस नाम के उपले सागर के नीचे जो इंडियन प्लेटें हैं, इंडियन प्लेटें अर्थात हम सभी जानते हैं इंडियन प्लेटें गोंडवाना लैंड का ही एक भाग है। और जो उधर एशियन प्लेटें जिसको हम कहते हैं अंगारा लैंड, अंगारा लैंड का ही एक भाग है। हम सभी जानते हैं कि जो पूरी पृथ्वी थी, ये पूरी पृथ्वी में जो महाद्वीप दिखाई देते थे वो सब सटे हुए थे आपस में पहले, और उसको पैंजिया महाद्वीप कहते थे। पैंजिया महाद्वीप दो भागों में बांटा गया था। एक उत्तर में उसको हम अंगारा लैंड कहते थे, दक्षिण में गोंडवाना लैंड कहते थे। तो अंगारा लैंड का भाग जो बाद में महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हम जानेंगे कि अनेक महाद्वीप कैसे अलग हुए। तो उसमें प्लेटों की गति के कारण वे महाद्वीप और आपस में जो जुड़े थे वो किन्हीं कारणों से प्लेटों के विस्थापन के कारण, प्लेटों में गति के कारण वो अलग हुए। और गोंडवाना लैंड का ये जो अपना प्लेट है ये इंडियन प्लेट है, और अंगारा लैंड का जो प्लेट है वो एशियन प्लेट है। तो इंडियन प्लेट ये और एशियन प्लेट ये दोनों आपस में यहाँ टकराई, और टकराने के परिणाम स्वरूप उस कैथिस सागर के ऊपर का जो कोमल भाग था वो ऊपर उठ गया, और जिससे एक नवीन पर्वत का निर्माण हुआ। नवीन पर्वत का निर्माण उसको नाम दिया गया क्योंकि ऊंचाई पर है, उसकी चोटियां और अधिक ऊंची हुई। तो ऊंचाई पर तापमान कम होने के कारण उस चोटी पर बर्फ जम गया, तो उसे हिमालय नाम दे दिया गया। तो ये हिमालय है। और हिमालय को यहाँ हमने दिखाया कि ये जो पामीर की गांठ है और इससे जो निकले हुए पूर्व के प्राचीन पर्वत हैं उसको हम ट्रांस हिमालय, और ये जो जिस पर बर्फ जमा रहता है उसको हम हिमालय श्रेणी कहते हैं। और ये लघु हिमालय जो जंगल है वहां बर्फ से थोड़ी निचली श्रेणी है, ऊंचाई है जिसकी लगभग 4500 मीटर, 3000 से 4500 मीटर जिसकी ऊंचाई है वो हम लघु हिमालय कहते हैं। और 4500 मीटर से 8848 मीटर तक की ऊंचाई को हम और हिमालय श्रेणी कहते हैं। और जो है 300 मीटर की ऊंचाई से लेकर के और 3500 मीटर यानी 4500 मीटर की ऊंचाई तक के जो भाग को हम कहते हैं शिवालिक श्रेणी, अर्थात इसको हम निम्न हिमालय कहते हैं। यहाँ पर और छोटे छोटे घास के मैदान और अन्य जो है छोटे छोटे वृक्ष और घने जंगल पाए जाते हैं, कृषि योग्य भी भूमि पाई जाती है, पहाड़ों पर घास के मैदान भी शिवालिक श्रेणी पाए जाते हैं। तो ये सारे हिमालय की उत्पत्ति आज के करोड़ों वर्ष पहले, हजारों वर्ष पहले, और इस कैथिस सागर के अंदर जो इंडियन प्लेटें थी और यूरेशियन प्लेटें थी उनके आपस में टकराने के फलस्वरूप हुआ है। आज भी हिमालय निर्माणाधीन है, अर्थात वो प्लेटें आपस में टकराई हुई हैं। और 2015 में जो भूकंप आया था इसी का परिणाम स्वरूप था, वो आपस में टकराती रहती हैं। और हम समझते हैं, ऐसा वैज्ञानिक बताते हैं कि हिमालय की जो ऊंचाई है वो दिन प्रतिदिन 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर टकराने के परिणाम स्वरूप बढ़ती ही जा रही है। तो ये उत्तर का हिमालय पहला एक प्राकृतिक भाग भारत का है। भारत को 5 प्राकृतिक भागों में बांटा गया है। तो पहले प्राकृतिक भाग के बारे में हमने हिमालय का अध्ययन किया। अभी इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। जो ये उच्च हिमालय है, हिमाद्री श्रेणी है, हिमाद्री श्रेणी हमने ऊंचाई इसको पढ़ा है कि लगभग 8848 मीटर इसकी अधिकतम ऊंचाई है, न्यूनतम 4500 मीटर, औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। इस पर बर्फ जमा रहता है वर्ष भर। सबसे ऊंची चोटी यहाँ इस पे 8848 मीटर ये एवरेस्ट है, नेपाल में स्थित है। मकालू ये 8462 मीटर ये यहाँ नेपाल में स्थित है। और अन्नपूर्णा ये 8091 मीटर ये अन्नपूर्णा ये नेपाल, मध्य नेपाल में स्थित है। धौलागिरी भैया बहनों धौलागिरी है ये 8167 मीटर, ये भी मध्य हिमालय में है। जहां हनुमान जी और धौलागिरी पर्वत पर वहां जाकर के और जड़ी बूटी लाए थे और तब लक्ष्मण के प्राण बचाए थे। ये धौलागिरी पर्वत नेपाल में स्थित है। लंका से जाकर के और धौलागिरी पर्वत पर रात लाए थे। तो धौलागिरी नेपाल में है। और ये नंदा देवी उत्तराखंड में है।
में है, यहाँ पर है केटू लद्दाख श्रेणी में, पाक अधिकृत कश्मीर में है। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है ये केटू गार्डन ऑस्टिन 8611 मीटर इसकी ऊंचाई है, 8611 मीटर समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है। इसको जो है और भारत का सर्वोच्च चोटी कहते हैं, परंतु पाक अधिकृत कश्मीर में है, लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार है, लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार एलओसी के उस पार होने के कारण यह भारत के मुख्य भाग में नहीं माना जाता, लेकिन भारत का ही एक अंग है, इसलिए ये भारत की सबसे ऊंची चोटी ये 8611 मीटर। यहाँ कंचनजंगा ये 8695 मीटर है, 8695 मीटर। ये कंचनजंगा भारत के मुख्य भूभाग में स्थित ये चोटी है, जो भारत के मुख्य भाग में स्थित है। ये सिक्किम राज्य में है, ये जम्मू कश्मीर राज्य में है। और एक पर्वत है नंगा पर्वत, हम देख रहे हैं नंगा पर्वत चोटी, ये पाकिस्तान में है। इसकी ऊंचाई 8126 मीटर है। तो इस प्रकार से ये जो पर्वत चोटियां, ऊंची चोटियां हैं, ये हिमालय श्रेणी में है, उच्च हिमालय में है, उच्च हिमालय में ये बर्फ से ढका हुआ क्षेत्र है। इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है, 4500 मीटर से 8848 मीटर तक ऊंचा क्षेत्र है। इसकी जो औसत चौड़ाई है, क्योंकि हिमालय की औसत चौड़ाई 200 से लेकर के 500 किलोमीटर तक है, 200 से लेकर के 500 किलोमीटर तक हिमालय की औसत चौड़ाई है। हिमालय की औसत चौड़ाई 200 से 500 किलोमीटर और लंबाई 2500 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर। अर्थात ये जो लंबाई है ये 2500 किलोमीटर है और ये चौड़ाई कहीं 200, यहाँ पर 200 है तो कहीं पर और 500 है। तो इस प्रकार से जो उच्च श्रेणी पश्चिम में हिमालय श्रेणी जो बीच में है, ये बीच में नेपाल का क्षेत्र है और थोड़ा सा ये उत्तर पश्चिम का जो क्षेत्र है ये हिमालय श्रेणी पाया जाता है। हिमालय श्रेणी की जो औसत चौड़ाई है वो 200 से 450 किलोमीटर चौड़ाई है। तो इस प्रकार से जो उच्च श्रेणी है, उच्च श्रेणी बर्फ से ढकी हुई है, इस पर अनेक ऊंची ऊंची चोटियां पाई जाती हैं। हिमानियां वहां से निकलती हैं, गोमुख हिमानी, यमुनोत्री, और यहीं से इसी श्रेणी से यहाँ जो है ये मानसरोवर झील है। ये कौन सा झील है? मानसरोवर झील से यहाँ से सिंधु नदी और ऐसे निकल करके पाकिस्तान होते हुए यहाँ अरब सागर निकलती है और यहीं से पूरब में और ब्रह्मपुत्र नदी आते करके यहाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो इसी श्रेणी से और सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी भी निकलती हैं। ऐसे अनेक हिमानियां इसी श्रेणी से उच्च हिमालय से निकलती हैं। ये उच्च हिमालय। दूसरा है लघु हिमालय। लघु हिमालय की जो औसत ऊंचाई है वो 3000 मीटर है, 45 अर्थात 3000 औसत ऊंचाई 3500 मीटर है और 3000 से लेकर के 4500 और मीटर तक की जो ऊंचाई है ये आपका लघु हिमालय। लघु हिमालय में अनेक घने जंगल पाए जाते हैं, ऊंचे ऊंचे पर्वत, ऊंचे ऊंचे वृक्ष पाए जाते हैं, स्प्रूस, फर, लार्च, देवदार, ऐसे अनेक वृक्ष पाए जाते हैं। ये वृक्ष हम सभी जानते हैं हमारे जो है उद्योग के लिए, हमारे और औषधियों के लिए अनेक प्रकार के औषधीय वृक्ष पाए जाते हैं, औषधियों के लिए उपयोगी हैं। तो है बहनों, ये यहाँ पर जंगल पाए जाते हैं और इन्हीं के नीचे जो घाटियां हैं, अर्थात ये जो उच्च हिमालय और मध्य हिमालय के बीच जो घाटियां हैं उनको पूर्व में द्वार और पश्चिम में दून कहते हैं। देहरादून, कोकलादून, पाटलिपुत्र, हरिद्वार, ऐसे अनेक वहाँ रमणीक स्थल हैं। और इसी लघु हिमालय पर अनेक रमणीक स्थल आपके मसूरी हैं और दार्जिलिंग हैं और अनेक प्रकार के ऐसे शिमला और क्या कहते हैं अनेक प्रकार के ऐसे और भी जो रमणीक स्थल हैं, शिमला है, मसूरी है, नैनीताल है, ये सब इसी लघु हिमालय में पाए जाते हैं। लघु हिमालय के ठीक जो नीचे
सटा हुआ और हिमालय का भाग है, उसको निम्न हिमालय या शिवालिक श्रेणी कहते हैं। इस शिवालिक श्रेणी के बीच की जो घाटियां हैं, उस घाटियों में और घास के बड़े बड़े मैदान पाए जाते हैं, जिसको हम बुग्याल एवं पयार कहते हैं। बुग्याल एवं पयार ऐसे घास के मैदान पाए जाते हैं। ये शिवालिक श्रेणी जो हिमानियां आकर के यहाँ समाप्त होती हैं, उस हिमानियों द्वारा निर्मित नदियों द्वारा लाए गए मलबा अवसादों से, कंकड़ पत्थरों से निर्मित है। जो ये क्षेत्र है ढलान है, तो ढलान पर चाय की कृषि की जाती है। और ये इस क्षेत्र में इधर पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में आता है, ये उत्तराखंड का क्षेत्र है और हिमाचल प्रदेश का भी क्षेत्र है। ये उत्तराखंड पंजाब का जो क्षेत्र है, पंजाब का क्षेत्र ये शिवालिक श्रेणी में आता है। शिवालिक श्रेणी में जो है सीढ़ीनुमा और ढालदार स्थानों पर लोग खेती करते हैं, आलू की कृषि करते हैं, गेहूं की कृषि करते हैं। ऐसे अनेक प्रकार की फसलें यहाँ शिवालिक श्रेणी में उगाई जाती हैं। शिवालिक श्रेणी में अनेक प्रकार के चारागाह हैं, क्योंकि घास के मैदान में रहता है, तो चारागाह है, वहाँ पशुपालन के लिए अच्छे और अनुकूल दशाएं हैं। तो ये जो अपना हिमालय है, इस हिमालय के बारे में हमने थोड़ा विस्तृत जाना समझा। इसके बाद में दूसरा जो हमारा आता है मध्य का विशाल मैदान। ये जो क्षेत्र है, देखिए उत्तर के पर्वतीय भाग को हमने ऐसे खड़ी लाइन से दर्शाया है, जहां जहां इसमें खड़ी लाइन है ये संकेत दे रहा है उत्तर का पर्वतीय भाग, और मध्य का विशाल मैदान ये खड़ी लाइन का संकेत जहां जहां है ये है। उत्तर का पर्वतीय भाग के नीचे मध्य का विशाल मैदान है। मध्य का विशाल मैदान है मानो ये 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। ये गंगा, यमुना, घाघरा, गोमती और कोसी, गंडक, राप्ती अनेक ऐसी नदियों द्वारा लाए गए मलबा अवसादों से निर्मित यह मैदान है, इसलिए बहुत उपजाऊ है, सर्वाधिक उपजाऊ मैदान है। और इस उपजाऊ मैदान में अनेक प्रकार के फसलों की कृषि, अनेक प्रकार के उद्योग धंधों का विकास हुआ है। इसमें पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान का क्षेत्र है, और आपका असम पूरब में ये असम का क्षेत्र है, पंजाब से लेकर के और असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा ऐसे अनेक राज्यों में यह मैदान फैला हुआ है। इस मैदान की अपनी आर्थिक भूमिका है, ये आर्थिक महत्व है। आर्थिक रूप से यह मैदान और आर्थिक दृष्टि से, कृषि की दृष्टि से, उद्योग की दृष्टि से यह मैदान बहुत महत्वपूर्ण है। इस मैदान को 4 भागों में बांटा गया है। जो यहाँ शिवालिक श्रेणी से यानी पर्वतीय भाग से जो निकला हुआ क्षेत्र है वो भांवर का प्रदेश कहा जाता है। भांवर का प्रदेश अर्थात ये जो यहाँ पर ये पर्वतीय भागों से सटा हुआ ये मैदान है वो भांवर का प्रदेश कहलाता है। नदियों द्वारा लाए गए जो मलबा अवसाद है, जो बड़े बड़े कंकड़ पत्थर हैं, वो कंकड़ पत्थर यहाँ जमा हो गए, हिमालयों द्वारा लाए गए, और वो भांवर का मैदान अधिकतम उपजाऊ होता है। इसके बाद में कंकड़ीली पथरीली जमीन होती है। इसके बाद में तराई का प्रदेश है, अर्थात वो जो नदियां कुछ ऐसी हिमालय से निकली हुई हैं, जो नदियां भांवर के मैदान के नीचे तराई के प्रदेश में जाकर विलुप्त हो जाती हैं, तो हमारा दलदली हो गया है। लखीमपुर खीरी का जंगल है, वो जंगल तराई का प्रदेश कहलाता है। ऐसे अनेक तराई के प्रदेश में जंगल पाए जाते हैं, दलदल पाए जाते हैं, क्योंकि नदियां आकर के वहीं समाप्त हो जाती हैं कुछ नदियां। इसके बाद नदियों द्वारा जो लाई गई मिट्टी से बना हुआ क्षेत्र है, वो उनके बाढ़ से बना हुआ क्षेत्र है, वह जो क्षेत्र है उसको कहते हैं, उसको 2 भागों में बांटा गया है। उसे हम कहते हैं भांवर का मैदान और खादर का मैदान। तो ऐसे विशाल मैदान को 4 भागों में, भांवर का प्रदेश, तराई का प्रदेश, खादर का मैदान और भांगर का मैदान। भांगर का मैदान जहाँ नदियाँ पहले कभी बाढ़ द्वारा लाए गए मिट्टी छोड़ी थी, वो मिट्टी अब पुरानी हो गई है, अब वहाँ बाढ़ का मैदान नहीं आता है, तो उसे हम भांगर का मैदान कहते हैं। और खादर का मैदान प्रतिवर्ष जहाँ नदियों का जल बाढ़ के रूप में आता है, नई मिट्टी लाती है, उसे हम खादर का मैदान कहते हैं। ये भांगर और खादर का मैदान दोनों बहुत अधिक उपजाऊ होता है। तो ये भांगर और खादर की मिट्टी इस मैदान में सर्वाधिक पाई जाती है। इसके पश्चात आता है आपका दक्षिण का पठार। ये दक्षिण का पठार का जो चिन्ह है, संकेत है, ये ऐसे और क्रॉस के रूप में है, एक खड़ी लाइन, एक बड़ी लाइन, ऐसे क्रॉस के रूप में है। भाई बहनों, ये दक्षिण का पठार है, ये जो इस संकेत जहां जहां तक है दक्षिण का पठार है। दक्षिण का पठार विश्व का प्राचीनतम पठार है।
इसमें अरावली पर्वत राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में अरावली पर्वत है। अरावली पर्वत, विंध्याचल पर्वत, मैकाल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत और महेंद्र पर्वत, अन्नामलाई और पूर्वी घाट की और पश्चिमी घाट की ये जो पर्वत हैं, ये सारे मिलकर के ये दक्षिण का पठार कहलाते हैं। दक्षिण का पठार आर्थिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके भूगर्भ में, दक्षिण के पठार के गर्भ में अनेक प्रकार के और खनिज पाए जाते हैं। खनिजों की दृष्टि से नागपुर का जो पठार है, नागपुर का पठार कहते हैं, नागपुर का पठार बहुत अधिक खनिजों की दृष्टि से धनी क्षेत्र है। इसके बाद ये कर्नाटक का क्षेत्र है, इधर ये भी धनी क्षेत्र है। यहाँ अनेक प्रकार के खनिज, सोना, चांदी और कोयला, मैंगनीज, जिप्सम, अनेक प्रकार के खनिजों से भरा यह पठार है, इसलिए यह आर्थिक इससे अधिक उपजाऊ है। यह त्रिभुजा का रूप में हम देखते हैं, इसकी आकृति जो है त्रिभुजा का रूप में है। इसको दो भागों में बांटा गया है, एक मालवा का पठार, ये नीचे मालवा का पठार और ये दक्कन का पठार। तो मालवा का पठार और दक्कन का पठार दो भाग हैं। इस प्रकार से दक्षिण के पठार में जो सबसे ऊंची चोटी है वो अन्नामुदी है, यहाँ पर है। यहाँ पर दक्षिण के पठार में हम देखते हैं साल घाट, भोर घाट, पाल घाट, ऐसे अनेक दर्रे पाए जाते हैं और दोड्डा बेका, अन्नामुदी और अनेक ऐसी पर्वत चोटियां पाई जाती हैं जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटियों में से हैं। इसके पश्चात आता है समुद्र तटीय मैदान। समुद्र तटीय मैदान है ये जो चिन्ह है, ये समुद्र तटीय मैदान का है। जहाँ ये चिन्ह है माइनस का, ऐसे ये चिन्ह समुद्र तटीय मैदान है। समुद्र तटीय मैदान को दो भागों में बांटा गया है, एक पश्चिमी समुद्र तटीय मैदान, एक पूर्वी समुद्र तटीय मैदान। तो पश्चिमी समुद्र तटीय मैदान सकरा है, पतला है। पूर्वी समुद्र तटीय मैदान चौड़ा है। क्यों चौड़ा है? क्योंकि पूर्वी समुद्र तटीय मैदान में गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और अनेक प्रकार के से हुगली ऐसी नदियां हैं। उन नदियों से यह मैदान अधिक उपजाऊ भी है और उन नदियों द्वारा लाए गए मिट्टी से, डेल्टा से इसका निर्माण हुआ है। तो नदियां गिरती हैं तो समुद्र में डेल्टा का निर्माण करती हैं, इसलिए डेल्टाओं का यह मैदान अधिक चौड़ा हो गया है। इसको दो भागों में बांटा गया है, एक कोरोमंडल तट, एक उत्तरी सरकार। यह मैदान क्योंकि लहरें पूरब से आती हैं तो अधिक किलोमीटर मारती हैं और डेल्टाओं का भी निर्माण होने से यह मैदान चौड़ा है, उपजाऊ है। तो उत्तरी सरकार का तट जो आपका गंगा नदी से, इसको हुगली नदी से लेकर के और गोदावरी नदी तक, ये उत्तरी सरकार का तट कहलाता है। और गोदावरी नदी से दक्षिण और कावेरी नदी तक ये आपका आता है ये कोरोमंडल तट। तो कोरोमंडल तट और इसको मालवा का पश्चिमी मैदान को दो भागों में बांटा गया है, एक मालाबार तट और एक मालाबार तट और ये नीचे इसको कहते हैं केरल का तट, इसको कोंकण तट और ये मालाबार तट, सॉरी ये कोंकण तट है। और कोंकण तट ये गुजरात से लेकर के और गोवा तक कोंकण तट का मैदान कहलाता है। और गोवा से लेकर के और ये केरल तक ये मालाबार तट का मैदान कहलाता है। तो ऐसे पश्चिमी मैदान को दो भागों में, कोंकण तट और मालाबार तट, पूर्वी मैदान को और उत्तरी सरकार तट और कोरोमंडल तट, ऐसे चार भागों में बांटा गया है। तो भाई बहन, इस मैदान की विशेषता यह है कि इसके पूर्वी मैदान के पश्चिम में और ये पूर्वी घाट की पहाड़ियां और पश्चिमी मैदान के पूर्व में पश्चिमी घाट की पहाड़ियां हैं। तो इसमें अनेक प्रकार के पार्वती नदियां पश्चिमी घाट में, नर्मदा, ताप्ती, ऐसे अनेक प्रकार की नदियां हैं। ये मैदान नदियों के कारण, नदियों के डेल्टाओं का उपजाऊ है और कृषि योग्य है। यहाँ अनेक प्रकार के रबड़ की कृषि, नारियल की कृषि, अनेक प्रकार के बागानों की कृषि जैसे काजू, कहवा और अनेक प्रकार के यहाँ पश्चिमी तटीय मैदानों में ये कृषि की जाती है। यहाँ फसलें उगाई जाती हैं जो जिनका आर्थिक महत्व अधिक है, इसलिए भी नारियल का आर्थिक महत्व अधिक है, काजू का आर्थिक महत्व अधिक है, मसालों का आर्थिक महत्व अधिक है। तो ये मसालों के नाते से ये पश्चिमी घाट का मैदान अधिक जो है इसका महत्व है। इसमें गुजरात का जो क्षेत्र आता है ये भाग गंदली है, ये भाग जो है मैदानों से है। यहाँ गुजरात में अनेक प्रकार की फसलों की कृषि की जाती है। तो समुद्र तटीय मैदान अगला है जो भूभाग है, भारत का मरुस्थलीय भाग है। भारत का मरुस्थलीय भाग
यहाँ पर अनेक प्रकार के जो है कांटेदार वृक्ष पाए जाते हैं। यहाँ पहले सरस्वती नदी बहती थी जो विलुप्त हो चुकी है, और कुछ कारणों से ये जो क्षेत्र है ये मरुस्थलीय हो गया, बंजर हो गया है। यहाँ पर जल माने वर्षा नहीं होती, इसलिए जल नहीं रहता। जल न होने से ये मिट्टी अक्षय और पर्वत काल चूर्ण में बदल गई है और रेत में बदल गई है। यहाँ पर कटीले वृक्ष, कीकर, बबूल ऐसे वृक्ष पाए जाते हैं। नागफनी, बैल, झड़बैल ऐसे वृक्ष पाए जाते हैं। तो यह आर्थिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। तो इस प्रकार से भारत के पांचों प्राकृतिक भागों के बारे में आज हमने पढ़ा, समझा। इसके अतिरिक्त हम जानते हैं इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह और इधर लक्षद्वीप समूह, भारत में हम जानते हैं कि कुल 247 द्वीप हैं। 247 द्वीप हैं, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 204 द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह पाए जाते हैं। 204 द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह में और 43 द्वीप ये लक्षद्वीप समूह पाए जाते हैं। दोनों को मिला करके 204 प्लस 43 247 द्वीप दोनों द्वीप समूह मिला करके पाए जाते हैं। इन द्वीप समूहों का भी एक विशेष महत्व है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी है वो पोर्ट ब्लेयर है। लक्षद्वीप समूह की जो राजधानी है वो कावरत्ती द्वीप है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अनेक प्रकार के घने जंगल पाए जाते हैं। हम सब जानते हैं वीर सावरकर को जो सजा मिली थी, अंग्रेजों ने सजा दी थी काला पानी की सजा, वो अंडमान जेल में दी थी। अंडमान जेल अर्थात बिल्कुल अलग और भारत के मुख्य भूमि से अलग एक क्षेत्र है। तो वहां पर पूरा जंगल, चारों तरफ जंगल ही जंगल है। यहाँ भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो ज्वारीय प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, ज्वारीय वनस्पति पाई जाती है, और कुछ रबड़ के, नारियल के और अनेक प्रकार के जो बागाती फसलें हैं, उन बागाती फसलों की कृषि यहाँ की जाती है। आज के वीडियो में भैया बहनों भारत के भौतिक स्वरूप का हमने अध्ययन किया है। अपेक्षा है कि आपको समझ में आया होगा। जो ना समझ में आएगा वो फोन करके और कमेंट लिख करके आप उसको आप पूछिएगा। तो इस वीडियो को आप सब्सक्राइब करिएगा ताकि अगला वीडियो जब हम जारी करेंगे तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। लाइक और शेयर भी कर सकते हैं जिससे अधिक से अधिक सब्सक्राइबर्स हो सकें। सब्सक्राइब करेंगे तो उनको नया नया नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। धन्यवाद।